दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला में प्रस्तुत है। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत भौतिक विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस वीडियो में हम भौतिक विज्ञान से संबंधित विविध प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है दोस्तों, भौतिकी की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन है आपके फील्ड थ्योरी, पार्टिकल फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स या परमाणुवीय भौतिकी। तो सही उत्तर है क्वांटम मैकेनिक्स, ऑप्शन सी। दोस्तों याद कर लीजिए, क्वांटम मैकेनिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अति सूक्ष्म कणों की गति और उनके अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है किससे? आपको बताना है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जियोडेसी जो है ये पृथ्वी के 3 मूलभूत गुणों के सटीकता से मापन और उनकी समझ विकसित करने का विज्ञान है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी आपका उत्तर सही नहीं है। जियोडेसी के बारे में जान लीजिए कि जियोडेसी या भूगणित पृथ्वी के 3 मूलभूत गुणों के सटीकता से मापन और उनकी समझ विकसित करने का विज्ञान है। ये 3 मूलभूत गुण हैं, ज्यामितीय आकार, अंतरिक्ष में उनका अभिविन्यास और गुरुत्वीय क्षेत्र। और जियोडेसी एक ऐसा विज्ञान है जिसमें पृथ्वी के रूप, आकार, भार, घनत्व आदि का अध्ययन किया जाता है। इसमें भूपृष्ठ के बृहद भाग के वे सर्वेक्षण भी शामिल हैं जिनके द्वारा पृथ्वी की वक्रता निर्धारित की जाती है। अगला प्रश्न है, विज्ञान का क्षेत्र जो मानव और यंत्र के मध्य स्वचलन और संचार का अध्ययन करता है वो क्या कहलाता है? तो उत्तर है साइबरनेटिक्स। दोस्तों साइबरनेटिक्स विज्ञान की आधुनिकतम शाखाओं में से एक है। इसके अंतर्गत विभिन्न तंत्रों में हो रही प्रक्रियाओं के नियंत्रण क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है और इसकी सबसे पहले परिकल्पना नॉर्बर्ट बीनर के द्वारा की गई थी और इसे साइंस ऑफ कंट्रोल या नियंत्रण का विज्ञान कहा जाता है। अगला प्रश्न है, समय मापक विज्ञान कौन सा है? तो याद कर लीजिए होरोलॉजी। दोस्तों होरोलॉजी के अंतर्गत समय का मापन किया जाता है। अगला प्रश्न है, घर्षण और स्नेहक का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ट्राइबोलॉजी। याद कर लीजिए, घर्षण और स्नेहक संबंधी सिद्धांतों का अध्ययन और उनका प्रयोग विज्ञान की ट्राइबोलॉजी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विज्ञान के किस क्षेत्र में व्हाइट ड्वार्फ के बारे में जाना जाता है? तो उत्तर है एंथ्रोपोलॉजी। व्हाइट ड्वार्फ खगोल शास्त्र से संबंधित है। व्हाइट ड्वार्फ यानी सफ़ेद बौने तारों को डिजरनेट स्टार 6 तारा के नाम से जाना जाता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर हो जाएगा ये खगोल शास्त्र। एंथ्रोपोलॉजी में मानव विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, मानव के रूप, गुण, उनके आकारिकी का। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आपको बताना है। तो वायुयान के विशेष रबर के टायरों को थोड़ा सुचालक बनाया जाता है, सही है। प्रकाश की नीली तरंगें बैगनी तरंगों की तुलना में अधिक प्रकीर्णित होती हैं जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है, न कि बैगनी। तो ये आपका गलत है। और गीले बालों में घुमाया हुआ कंघा कागज़ के छोटे टुकड़ों को आकर्षित नहीं करता है। और ज्वलनशील को ले जाने वाले पदार्थ वाहनों में प्रायः जमीन से छूती हुई धातु से बनी रस्सी बांधी जाती है। तो ऑप्शन बी आपका सही नहीं है, क्योंकि आप जान लीजिए कि प्रकाश की बैगनी तरंगें नीली तरंगों की तुलना में अधिक प्रकीर्णित होती हैं, लेकिन आकाश का रंग नीला दिखाई देना बैगनी, जामुनी और नीले रंगों के सर्वाधिक प्रकीर्णन के कारण होता है। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला यानी नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी कहाँ पर है? तो ये बंगलुरु में स्थित है। राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? तो याद कर लीजिए, नई दिल्ली, चेन्नई, बंगलुरु या कोलकाता में। तो उत्तर है नई दिल्ली में। दोस्तों राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला आपकी नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? तो सही उत्तर है राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला आपकी पुणे में स्थित है और इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। ये वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR की एक संघटक प्रयोगशाला है। अगला प्रश्न है दोस्तों, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ पर स्थित है?
तो ये मुंबई में ट्राम्बे में स्थित है। तो याद रखिएगा, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च यानी TIFR मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लेजर का पूर्ण रूप क्या है? आपको बताना है लेजर या लेजर का पूर्ण रूप क्या है। तो उत्तर है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ये लेजर का पूर्ण रूप है। लेजर दोस्तों विकिरण उत्सर्जन के द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन होता है। यह एक ऐसी युक्ति है जिसमें विकिरण ऊर्जा के उत्सर्जन के द्वारा एक वर्णी प्रकाश प्राप्त किया जाता है और इस युक्ति के द्वारा उद्दीपित विकिरण उत्पन्न किया जाता है। अगला प्रश्न है, लेजर एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है उद्दीपित विकिरण यानी स्टिमुलेटेड इमेशन ऑफ रेडिएशन। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम का लेखक कौन है? तो उत्तर है तकाशी हिरोज। दोस्तों न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम जापान परमाणु ऊर्जा विरोधी आंदोलन के कार्यकर्ता तकाशी हिरोज द्वारा 2010 में लिखी गई पुस्तक है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन करिए। तो रिवाल्वर का आविष्कार कोल्ट ने किया था। डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल हैं। शीतलता का सिद्धांत न्यूटन द्वारा दिया गया और दाब का नियम ये पास्कल से संबंधित हैं। तो आप देखिए 3 1 4 2, तो यहाँ पर सही विकल्प देखते हैं 3 1 4 2। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा साधारण टार्च सेल के टर्मिनल को बनाता है? आपको बताना है। तो याद रखिएगा जिंक और कार्बन। दोस्तों साधारण सेल के जो टर्मिनल होते हैं वो जिंक और कार्बन के होते हैं। टार्च में सामान्यतः शुष्क सेल यानी ड्राई सेल का प्रयोग किया जाता है। इसका एनोड जिंक यानी जस्ते का, जबकि कैथोड कार्बन का बना होता है। अगला प्रश्न है, ATM से क्या तात्पर्य है? तो उत्तर है ऑटोमेटेड टेलर मशीन और ये ग्राहकों को वित्तीय हस्तांतरण से जुड़ी सेवाएं उपलब्ध कराता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के सभी ATM को जोड़ता है? तो ये है NPCI यानी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। NPCI यानी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, ये भारत के सभी ATM को जोड़ता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 21वीं शताब्दी की कौन सी तकनीक युक्ति लघुकरण रूप में कमाल कर सकती है? तो सही उत्तर है ये है नैनो टेक्नोलॉजी। दोस्तों नैनो तकनीक या नैनो प्रौद्योगिकी व्यवहारिक विज्ञान के क्षेत्र में 1 से 100 नैनोमीटर स्केल में प्रयुक्त और अध्ययन की जाने वाली सभी तकनीकों और से संबंधित विज्ञान है। 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर। नैनो तकनीक के प्रयोग से अत्यंत सूक्ष्म यंत्र और उपकरण बनाना संभव हो सकेगा। अगला प्रश्न है, एक कण जिसकी कम से कम एक बीमा 10⁻⁷ मीटर से कम हो वो क्या कहलाता है? तो सही उत्तर है नैनो पार्टिकल। दोस्तों वह अति सूक्ष्म कण जिसकी कम से कम एक बीमा 10⁻⁷ मीटर से कम हो वो नैनो पार्टिकल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नैनो कण का आकार निम्नलिखित में से किसके बीच होता है? तो नैनो कण का आकार 1 nm से 100 nm यानी 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के मध्य वाले कणों को नैनो कण या नैनो पार्टिकल कहा जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 3 कथन हैं। परा सूक्ष्म कण या नैनो पार्टिकल मानव निर्मित होने के सिवाय प्रकृति में अस्तित्व में नहीं है, गलत है। कुछ धात्विक ऑक्साइडों के परा सूक्ष्म कण प्रसाधन सामग्री के निर्माण में काम आते हैं, बिल्कुल सही है। और कुछ वाणिज्यिक उत्पादों के परा सूक्ष्म कण जो पर्यावरण में आ जाते हैं मनुष्यों के लिए असुरक्षित है, बिल्कुल सही। कथन 2 और 3 आपके सही हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। याद कर लीजिए, नैनो पार्टिकल प्रकृति में बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे ज्वालामुखी और आग से निकलने वाले धुएं में विभिन्न प्रकार के नैनो कण शामिल होते हैं। वृक्ष भी हाइड्रोकार्बन यौगिकों के नैनो कण उत्सर्जित करते हैं। मानव निर्मित नैनो कण बृहद औद्योगिक प्रक्रियाओं द्वारा उत्सर्जित किए जाते हैं और विभिन्न धातु ऑक्साइड के नैनो कणों का उपयोग कॉस्मेटिक और सनस्क्रीन के निर्माण में किया जाता है। और आप जान लीजिए, टाइटेनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड जैसे नैनो कणों का अत्यधिक उपयोग किया जाता है क्योंकि ये नैनो कण गैर तेली होते हैं और आसानी से अवशोषित हो जाते हैं।
उल्लेखनीय है कि कुछ वाणिज्यिक उत्पादों के परासूक्ष्मकण जो पर्यावरण में आ जाते हैं मनुष्यों के लिए असुरक्षित हैं। अगला प्रश्न है नैनो प्लग किससे संबंधित है? तो एक छोटे से सुनने के यंत्र से संबंधित है नैनो प्लग। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नैनो प्लग एक हियरिंग एड है। इसका आकार इतना छोटा है कि ये आसानी से नज़र भी नहीं आता। साथ ही उपयोगकर्ता की सुनने की क्षमता और आवश्यकता के अनुरूप इसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के जरिए प्रोग्राम किया जा सकता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो सही उत्तर है नैनो कण द्वारा -60 डेसिबल तक कम ध्वनि सुनाई देती है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 2012 में जर्मनी के म्यूनिख यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने विश्व के सबसे छोटे नैनो कण का आविष्कार किया। नैनो कण स्वर्ण के केवल एक नैनो कण का बना होता है और इसके द्वारा -60 डेसिबल तक की ध्वनि सुनी जा सकती है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसने नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था? तो उत्तर है नोरियो टानीगुची ने 1974 में। नोरियो टानीगुची टोक्यो यूनिवर्सिटी में विज्ञान के प्रोफेसर थे। इन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1974 में प्रकाशित अपने एक शोध पत्र में किया था। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। महत्वपूर्ण प्रश्न है कार्बन नैनो ट्यूब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनको मानव शरीर में औषधियों और प्रतिजनों के वाहकों के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, बिल्कुल सही। इसको मानव शरीर के क्षतिग्रस्त भाग के लिए कृत्रिम रक्त कोशिकाओं के रूप में बनाया जा सकता है, सही नहीं है। इनका जैव रासायनिक संवेदकों में उपयोग किया जा सकता है, सही है। और कार्बन नैनो ट्यूब जैव निम्नीकरणीय होती है। तो 1, 3 और 4 आपके सही हैं। कथन 2 आपका सही नहीं है। केवल 1, 3 और 4 सही हैं। दोस्तों कार्बन नैनो ट्यूब एक बेलनाकार नैनो संरचना वाले कार्बन के अपर रूप हैं। इन बेलनाकार कार्बन अणुओं में नवीन गुण हैं जो उन्हें नैनो तकनीक, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रकाशिकी और पदार्थ विज्ञान के अन्य क्षेत्रों के कई अनुप्रयोगों के साथ वास्तु क्षेत्र में संभावित रूप से उपयोगी बनाते हैं। कार्बन नैनो ट्यूब जैव निम्नीकरणीय होती हैं और विभिन्न प्रकार के सूक्ष्मजीव और एंजाइम कार्बन नैनो ट्यूब को जैव निम्नीकृत करने में सक्षम होते हैं। इनको मानव शरीर में औषधियों और प्रतिजनों के वाहकों के रूप में और जैव रासायनिक संवेदकों के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। एक शोध के अनुसार वर्तमान में वैज्ञानिक कार्बन नैनो ट्यूब और 3D बायो प्रिंटिंग के प्रयोग द्वारा कृत्रिम रक्त कोशिकाओं के सृजन के लिए अनुसंधानरत है। इसलिए वर्तमान संदर्भ में कथन 2 आपका सही नहीं है। अगला प्रश्न स्वास्थ्य क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी के उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन से सही हैं आपको बताना है। तो 2 कथन आपके दिए गए हैं। दोस्तों नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा लक्ष्य युक्त औषधि प्रदान करना यानी टारगेटेड ड्रग डिलीवरी संभव कर दिया गया है, बिल्कुल सही है। और नैनो टेक्नोलॉजी जीन थेरेपी में बड़ा योगदान दे सकती है। तो दोनों ही कथन आपके सही हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या होता है? तो उत्तर है घर्षण। दोस्तों नैनो द्रव्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण घर्षण होता है। अगला प्रश्न है क्वांटम डॉट क्या है आपको बताना है। तो ये एक अर्धचालक नैनो संरचना है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों क्वांटम डॉट जो है ये अर्धवृत्ताकार नैनो कण होते हैं जो इलेक्ट्रॉन के परिवहन में सक्षम होते हैं और जब कोई परावैंगनी प्रकाश इन नैनो कणों से टकराता है तो ये विभिन्न रंगों का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। इन कृत्रिम अर्धचालक नैनो कणों का अनुप्रयोग सौर सेलों में, प्रदीप्त जैविक लेबल आदि में मिलता है। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है। आप देखिए नैनो तकनीक निम्नलिखित उदाहरणों को नैनो तकनीक की 4 पीढ़ियों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले एरोसोल हो जाएगा, फिर लक्षित दवाएं होंगी, फिर 3D नेटवर्किंग और आणविक विनिर्माण यानी ADBC। तो ADBC आपका देखिए ADBC ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रथम पीढ़ी के नैनो तकनीक के उत्पाद हैं एरोसोल, कोलाइड, पॉलीमर। द्वितीय पीढ़ी के उत्पादों में लक्षित दवाएं, 3D ट्रांजिस्टर, एम्पलीफायर। तृतीय पीढ़ी के उत्पादों में रोबोटिक्स, 3D नेटवर्किंग है और चतुर्थ पीढ़ी में आणविक निर्माण है। इसके अलावा दोस्तों ये चारों पीढ़ी के जो नैनो टेक्नोलॉजी उत्पाद हैं इनके अलावा भी आगे वैज्ञानिक शोध चल रहे हैं।
अगला प्रश्न है नैनो हमिंग बर्ड क्या है, आपको बताना है। तो ये एक जेब के आकार का चालक रहित जासूसी वायुयान है जिसका विकास संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया है। और ये जान लीजिए ये करंट अफेयर्स में पूछा गया पुराना प्रश्न है। अगला प्रश्न है एनरान शक्ति परियोजना कहाँ पर स्थापित की गई है, तो याद रखिएगा डाभोल में। डाभोल महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में डाभोल शक्ति परियोजना है और इसका निर्माण डाभोल पावर कंपनी ने किया है जो एनरान जनरल इलेक्ट्रिक बैचलेट कॉरपोरेशन और महाराष्ट्र पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का संयुक्त उद्यम है। ये देखिए ये पुराना प्रश्न है, इसमें 2001 के राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस की थीम पूछी गई है। तो ये अब प्रश्न अप्रासंगिक हो गया है। वर्तमान में जो करंट अफेयर्स में आपको याद रखना है, 2001 के राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस की थीम थी खाद्य पोषण और पर्यावरण सुरक्षा। और आप देखिए 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन जनवरी 2023 में राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में किया गया और 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की विषय वस्तु थी महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ वीमेन एम्पावरमेंट। अगला प्रश्न है निम्नलिखित संस्थाओं में किस एक को CSIR का ग्रामीण विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार पुरस्कार 2006 दिया गया था, तो ये CLRI को दिया गया है। CLRI ये है दोस्तों, आप जान लीजिए सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये चेन्नई में स्थित था। इसको जो है CSIR का ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय जो है दोस्तों ग्रामीण विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार पुरस्कार 2006 दिया गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी संस्था ये आपकी विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित नहीं है, DST, CSIR, ICSSR या DAE, तो सही उत्तर है ICSSR। दोस्तों DST ये है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार, CSIR वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली, ICSSR भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद और DAE परमाणु ऊर्जा विभाग भारत सरकार। इस प्रकार ICSSR विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के बारे में कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। तो याद रख लीजिए NIF यानी राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत सरकार के अधीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की स्वायत्त संस्था है। केवल और केवल एक सही है। याद कर लीजिए राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार का स्वायत्त शासी संगठन है। इस संस्थान में मार्च 2000 में तृणमूल प्रौद्योगिकी नवप्रवर्तनों और विशिष्ट पारंपरिक ज्ञान को सशक्त करने की भारत की राष्ट्रीय पहल के रूप में कार्य करना शुरू किया है। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है। सेवरान ये तेल से संबंधित है, सेवरान तेल से। AT&T ये टेलीफोन इंटरनेट से संबंधित है। इसके अलावा देखिए AMD ये सूक्ष्म संसाधनिक माइक्रो प्रोसेसर से और एनरकान ये पवन ऊर्जा से संबंधित है। 2 3 4 1 2 3 4 1 ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों शेवरान विश्व की विशालतम समन्वित ऊर्जा कंपनी है। इसका मुख्यालय सान रेमन कैलिफोर्निया में है। इस कंपनी की व्यवसाय लगभग 180 देशों में मुख्यतः तेल और प्राकृतिक गैस के अनुसंधान, उत्पादन, रिफाइनिंग, मार्केटिंग और ट्रांसपोर्टेशन के रूप में संचालित है। AT&T इंक वैश्विक संचार कंपनी है। इंटरनेट टेलीफोन के अतिरिक्त ये अगली पीढ़ी के दूरदर्शन सेवाओं को विस्तारित कर रही है। और AMD यानी एडवांस माइक्रो डिवाइसेज की स्थापना 1969 में सनीवेल कैलिफोर्निया में की गई। ये मुख्य रूप से माइक्रो प्रोसेसर, मदरबोर्ड, चिपसेट आदि का निर्माण करती है और कंप्यूटरों के लिए मीडिया सॉल्यूशन की सेवाएं देती है। और एनरकान ये GmbH की स्थापना 1984 में एलाय बोबेन ने की थी। ये कंपनी मुख्य रूप से पवन ऊर्जा टरबाइनों का निर्माण करती है। अगला प्रश्न है दोस्तों दक्षिण गंगोत्री ये स्थित है कहाँ पर, आपको बताना है। तो उत्तर है अंटार्कटिका में।
श्वेत महादेश या व्हाइट कॉन्टिनेंट के नाम से प्रसिद्ध दक्षिणी गोलार्ध में स्थित अंटार्कटिका में स्थापित भारत का पहला अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री था, जिसे 1984 में स्थापित किया गया। अंटार्कटिका में स्थापित भारत का दूसरा अस्थायी शोध केंद्र मैत्री है और अंटार्कटिका के लार्स मैन हिल क्षेत्र में भारत का तीसरा अनुसंधान केंद्र भारती स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, दक्षिणी ध्रुवी शोध के लिए स्थापित प्रथम भारतीय स्टेशन का नाम क्या है? आपको बताना है। तो इसका नाम दक्षिण गंगोत्री था। भारत द्वारा अंटार्कटिका में हाल में निर्मित शोध स्टेशन क्या कहलाता है? तो ये 2009 में पूछा गया था। तो इसका सही उत्तर भारती है। दोस्तों, तत्कालीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कपिल सिब्बल ने 11 जनवरी 2011 को अंटार्कटिका में भारत के तीसरे शोध केंद्र भारती की आधारशिला रखी। भारत ने 1983-84 में अंटार्कटिका में दक्षिण गंगोत्री नाम से अपना पहला स्टेशन कायम किया, जबकि वर्ष 1988-89 में दूसरे अस्थायी स्टेशन मैत्री की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, अंटार्कटिक में भारत द्वारा निर्माणाधीन नए शोध स्टेशन का नाम क्या है? तो ये था भारती। अगला प्रश्न है, कभी कभी समाचारों में देखा जाने वाला इंड आर्क किसका नाम है? तो इंड आर्क दोस्तों आर्कटिक क्षेत्र, न कि अंटार्कटिक, आर्कटिक क्षेत्र में वैज्ञानिक अध्ययन के लिए भारत की अंतर्जलीय वेधशाला यानी अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है और ये वेधशाला 2014 में स्थापित किया गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन ध्रुवीय कोड या पोलर कोड का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो पोलर कोड क्या है दोस्तों, जान लीजिए। ध्रुवीय जलराशियों में परिचालन कर रहे जहाज़ों के लिए ये सुरक्षा का अंतर्राष्ट्रीय कोड है। 1 जनवरी 2017 को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन द्वारा द इंटरनेशनल कोड फॉर शिप्स ऑपरेटिंग इन पोलर वाटर्स को लागू किया गया। ये ध्रुवीय जलराशियों में परिचालन कर रहे जहाज़ों के लिए सुरक्षा का अंतर्राष्ट्रीय कोड है। ये समुद्र में जीवन की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय तथा पोतों के प्रदूषण की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय जो है दोनों के तहत अनिवार्य है। पोलर कोड ध्रुवीय क्षेत्रों में कार्य करने वाले पोतों के प्रासंगिक डिजाइन, निर्माण, उपकरण, परिचालन, प्रशिक्षण, खोज और बचाव तथा दोनों ध्रुवों के आसपास के दुर्गम जल क्षेत्र में परिचालित पोतों के लिए प्रासंगिक पर्यावरण संरक्षण के मामलों को पूरी तरह समावेशित करता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में किस स्थान पर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने एक डॉपलर वेदर रडार स्थापित किया है? तो उत्तर है मुक्तेश्वर में। दोस्तों, डॉपलर वेदर रडार का उद्घाटन मुक्तेश्वर नैनीताल के ICAR यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हार्टिकल्चर के क्षेत्रीय स्टेशन में किया गया। इस रडार की स्थापना केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की इंटीग्रेटेड हिमालयन माइक्रोलॉजिकल प्रोजेक्ट के तहत की गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको बताना है। आइसोबार ये वायुदाब का जो है मापन है, आइसो हाइट ऊंचाई की, और आइसो हेलाइन बर्फ वर्षा गलत, आइसोबाथ गहराई। तो आइसो हेलाइन समुद्र में समान लवणता वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा है। आइसोबार समान वायुदाब वाले, आइसो हाइट समान ऊंचाई वाले और आइसोबाथ समान गहराई वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी किस जल निकाय की घनत्व प्रवणता को दर्शाता है? तो ये है पिक्नोक्लाइन। याद रखिएगा, पिक्नोक्लाइन बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। ये किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है। हेलोक्लाइन जल निकाय में लवणता को प्रदर्शित करती है, जबकि थर्मोक्लाइन किसी जल या वायु निकाय में गहराई के साथ तापमान परिवर्तन को दर्शाती है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला में भौतिकी के विविध प्रश्नों का भाग 1, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।